हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमआई एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और अपने जियो नैनो इन्फॉर्मेशन जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अपने दो पार्ट आ चुके हैं। उसके बाद में आज जो बात करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट में अपने देखा था कि जो अपने वीडियो थी उसके अंदर अपने बात की थी कि जियो नैनो इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है, उसका सिस्टम क्या होता है, जीपीआई क्या होता है, जीआईएस क्या होता है। आज अपने डिस्कस करेंगे जो अपने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स एंड टूल्स ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन, यानी अपने कह सकते हैं इसके अंदर कौन से यंत्र काम आते हैं, कौन से कंपोनेंट्स काम आते हैं। उसके हिसाब से अगर बात करें तो वो अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक एकीकृत स्थानिक अनुसंधान उपकरण है। इसमें सर्वे एंड मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, जियो मैट्रिक्स एंड अपने कह सकते हैं कंप्यूटर्स साइंस ईटीसी सब्जेक्ट्स आते हैं। अपने इसके अंदर देखो जो जियो नैनो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है अपनी, उसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स अगर देखें तो उसके अंदर सर्वे जितनी भी होती है वो इसके अंदर की जाती है, मैपिंग जितनी भी होती है वो इसके अंदर की जाती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें जो रिमोट सेंसिंग का पार्ट है वो भी इसी के अंदर किया जाता है। जो जीआईएस है अपने उसके बारे में यहीं अपने अध्ययन करते हैं। जीपीएस के बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। इसके अंदर अपने बात करें जो कंपोनेंट्स हैं अपनी वो हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, भूविज्ञान यानी जियोडेसी, और इसके बाद में अपने मानचित्र जैसे कार्टोग्राफी, इसके बाद में फोटो ज्योमेट्री, इसके बाद में रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस, ये इसके मोस्ट कंपोनेंट्स माने जाते हैं। यानी अपने कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सारे अपने जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, जीपीएस हो गया, जीआईएस हो गया, ये सारे इसके क्या माने जाते हैं, मोस्टली कंपोनेंट्स माने जाते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि जो अपने कंप्यूटर साइंस है उसको पहले एक नंबर पे डिफाइन करेंगे। इसके बाद में इसके बारे में अपने सबसे पहले अपने बात करें तो जो कंप्यूटर साइंस है वो इन्फॉर्मेटिक्स एक विद्या के रूप में कंप्यूटर साइंस अर्थात हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का समावेश माना जाता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समावेश माना जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसमें अपने देखें कि जो कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशन एंड यूज़ तथा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? एक दूसरे के एप्लीकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसके बाद में अपने बात करें जो जियो मैट्रिक्स और एंड डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, डेटा की कल्पना और डिसिमिलेशन, प्रसार, यानी इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो अपना कंप्यूटर साइंस है वो क्या करता है, प्रोसेसिंग यानी करता है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन करता है। इसके बाद में जैसे कलेक्शन करता है। तो इस प्रकार की जो सिस्टम होते हैं वो सारे किस में होते हैं, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस के अंदर मानी जाती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे जियो डेसिन, यानी अपने बात करें जियोडेसी को जियोग्राफिक के रूप में भी जाना जाता है, यानी जियोग्राफिक भी कहा जाता है इसको, जो पृथ्वी के मेजरमेंट एंड कंप्यूटेशन से संबंध रखता है। यानी अपने कह सकते हैं इसका मेजरिंग सिस्टम जो करता है वो क्या करता है, वो जियोडेसी करता है। इसमें इसके बाद में अपने बात करेंगे जो जियोडेसी अपनी दो ब्रांचेज के अंदर काम करता है, और वो दो ब्रांचेज के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यानी जियोडेसी अपनी दो ब्रांचेज जैसे ग्राविमेट्री एंड पोजिशनिंग एस्ट्रोनॉमी के जरिए पृथ्वी के आकार और आयामी को परिभाषित करता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें दोनों अगर टाइप्स की अगर बात की जाए तो
ग्राविमेट्री की अगर बात करूँ, ग्राविमेट्री पृथ्वी के क्या कर लेता है, ग्राविमेट्रियनल सिस्टम एंड इसकी विषगतियाँ के निर्धारण से संबंध रखता है, और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के आकार को निर्धारित करता है। ये क्या कर लेता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आकार को निर्धारित करता है, और जितनी भी गतिविधियाँ कंपोनेंट्स इसके अंदर काम करते हैं, जितनी भी गतिविधियाँ वो इसके अंदर निरीक्षण के माध्यम से काम आती है। इसके बाद में बात करें जो पोजिशनिंग एस्ट्रोनॉमी है, पोजिशनिंग एस्ट्रोनॉमी जो है, इसके अंतर्गत स्टार्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अवलोकन के माध्यम से ग्लोब पर बिंदुओं के आकार को निर्धारित करती है। जो अपना ग्लोब है उस ग्लोब के ऊपर क्या कर लेता है, ये बिंदुओं के रूप में उसका निर्धारण करता है। इसके बाद में अपने बात करें कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी को आमतौर पर मैप की डिज़ाइंस, फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन की साइंस और आर्ट माना जाता है, यानी इसको कह सकते हैं एक प्रकार से साइंस व आर्ट का नाम दिया जाता है। ये क्या कर लेता है, ये आमतौर पर मैप को डिज़ाइन करता है, मैप को बनाता है और उसका फॉर्मेशन करता है, यानी अपने कह सकते हैं जो ये एक प्रकार से आर्ट और साइंस दोनों डिपार्टमेंट माने जाते हैं। इसके बाद में इंटरनेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन मानचित्र की संकल्पना, उत्पादन, प्रसार और अध्ययन से निपटने के लिए कार्टोग्राफी को परिभाषित या कार्टोग्राफी का अध्ययन, कार्टोग्राफी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। यानी अपने मानचित्र का अगर देखें तो उसकी संकल्पना करनी है, उत्पादन करना है, प्रसार करना है, उसका अध्ययन करना है, ये सारी चीज़ें कार्टोग्राफी के अंदर प्रोसेस के अंदर होती हैं। इसके बाद में फोटो ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो अपनी फोटोग्राफिक से वस्तुओं के ज्यामितीय गुणों को निर्धारित करने के लिए विकसित तकनीक मानी जाती है, यानी उसकी ज्यामिति कितनी है उसके बारे में अपने उसकी सिस्टम के आधार पर उसकी बात डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद में फोटोग्राफी तस्वीरों की मदद से वस्तुओं की स्थिति और आकार की माप बनाने में संबंधित रखता है, यानी जियोग्राफी जो अपना है फोटोग्राफी ज्योमेट्री है वो क्या करता है, तस्वीर या अपने फोटोग्राफी का काम करता है, फोटोग्राफी का काम करता है और मैप बनाने में संबंधित सिस्टम को प्रोसेस के रूप में निर्धारित करता है। इसके बाद में और भौतिक वस्तुओं और इन्वायरमेंटल के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने की तकनीक के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी अपने कह सकते हैं इसका जो यूज़ है वो भौतिक वस्तुएं व इन्वायरमेंटल के बारे में ये बढ़िया तरीके से रिलेटिव जो जानकारी है वो उसको अपने को डाटा रूप में कलेक्शन करके देता है। इसके बाद में अपने बात करें जो रिमोट सेंसिंग है, तो रिमोट सेंसिंग सभी का पढ़ा हुआ है, तो दूर से किसी वस्तु के बारे में डाटा कलेक्ट करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है, यानी बिना किसी वस्तु को संपर्क किए, यानी किसी भी चीज़ को बिना संपर्क किए हुए उस चीज़ का निरीक्षण करना, उस चीज़ का निर्धारण करना किस सिस्टम के अंदर प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होता है, वो होता है अपने एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग के अंदर ही संभव माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूँ मैं तो जो अपना जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली विभिन्न घटनाओं व नज़र रखने या मापने के लिए रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, यानी अपने रिमोट सेंसिंग का उपयोग इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर जितना भी अपना वायुमंडल है उसके अंदर जितनी भी घटनाएं होती है उसको मैपिंग करने के लिए रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अपने बात करें आमतौर पर रिमोट सेंसिंग मैकेनिकल सेंसर की मदद से किया जाता है जिसे रिमोट सेंसर कहा जाता है, यानी इसके जो रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक्स है वो मैकेनिकल सेंसर्स की मदद से की जाती है जिससे रिमोट सेंसर कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ा था जीपीएस के बारे में अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जीपीएस जो सिस्टम होता है वो मैं बता रहा हूँ। जीपीएस एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, यानी ये निरीक्षण करता है, नई खोज करता है, सैटेलाइट के रूप में काम करता है जो पृथ्वी पर कहीं भी स्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद में अपने बात करें जो जीपीएस मूल रूप से सैन्य एप्लीकेशंस के लिए था, लेकिन 1980 के दशक में गवर्नमेंट को ने नागरिक उपयोग के लिए भी जीपीएस सिस्टम उपलब्ध कराया गया था। यानी जीपीएस मूल रूप से पहले क्या था, एप्लीकेशन के लिए ही था। उसके बाद में 1980 के दशक के बाद गवर्नमेंट ने यानी नागरिकों के या किसानों के निरीक्षण के लिए अपने एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को बढ़िया तरीके से खेत को कवर करने के लिए उसमें डिजीज़, पेस्ट, इंसेक्ट यानी किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए जीपीएस का उपयोग करने लग गए। इसके बाद में अपने बात करें जो जीपीएस है रिसीवर वाला कोई भी व्यक्ति सिस्टम तक कर सकता है। यानी अपने जीपीएस का रिसीवर वाला कोई भी व्यक्ति सिस्टम तक पहुंच सकता है। यानी हाँ, इसको अपने कह सकते हैं एक प्रकार से जो अपने कोई भी अगर सिस्टम के बारे में अगर पता लगाना है तो उस तक अपने पहुंच सकते हैं जीपीएस के माध्यम से। देखो जीपीएस नाम सुना ही हुआ है आप सभी का, जैसे अपने गाड़ियों वगैरह में लगा होता है, आजकल तो ट्रैक्टरों के अंदर आता है, हर साधन के अंदर आने लग गया। उससे क्या है, उस चीज़ का अपने मोबाइल में ही पता लग जाता है कि कौन सी गाड़ी कौन सी रोड पे कौन से सिस्टम पे चल रही है या रुकी हुई है, वो जीपीएस सिस्टम ही माना जाता है। वो जीपीएस है वो ही क्या है इसी के अंदर यूज़ किया जाता है और यह किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है जिसे कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। यानी इसको एक माध्यम की ज़रूरत मानी जाती है। अब देखो जीपीएस जो है वो किस सिस्टम के आधार पर काम करता है। जीपीएस सर्वे करता है, रिमोट सेंसिंग का काम करता है, सोशल साइंस का काम करता है, कैटोग्राफी ये और फिजिक्स हो गया। इसके बारे में जितने भी अपने अपने कह सकते हैं जो मैथ्स एंड लॉजिक तर्कशास्त्र जो होता है, हर चीज़ क्षेत्र के अंदर ये रिमोट सेंसिंग काम करता है। इसके बाद में अपने बात करें जो अपनी जीआईएस फील्ड है या डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जीआईएस है। देखो जीआईएस एक है, पहले अपने जीपीएस के बारे में पढ़ चुके थे, अब जीआईएस है। जीआईएस के लिए रिमोट सेंसिंग की भूमिका अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी अपने कह सकते हैं जो जीआईएस के लिए रिमोट सेंसिंग की भूमिका अति आवश्यक मानी जाती है। किसी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस का वैज्ञानिक तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके। देखो अपने इंडिया विकसित क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, खेती भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती नहीं है और टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण क्या है, बहुत ही अपने उन कुछ देशों से बहुत ज़्यादा दूर अभी तक बैठे हैं। अपने कह सकते हैं कि जो सिस्टम अपना होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए वो अभी तक अपने नहीं हो रही है। यानी अपने जो ये सारी प्रोसेस जो हैं, जीआईएस हो गया, जीपीएस हो गया, ये सारी प्रोसेस फील्ड के अंदर या फील्ड को या खेती को एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ही प्राप्त की गई है, पर अपने जो इंडिया है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में ये यूज हो रही है। इसके बाद में बात करें अपने जो डाटा कलेक्शन के लिए इसके बाद में अपने डाटा कलेक्शन के लिए सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग सर्वोत्तम टेक्निक्स मानी जाती है। सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट की आधारित अगर कोई देखें तो रिमोट सेंसिंग सबसे ज़्यादा टेक्निक। रिमोट सेंसिंग क्या करता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जैसे खेती होती है उसके बारे में निरीक्षण करना, और जहाँ तक अपनी संभव क्रियाएँ पहुँच नहीं पाती वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी से क्या की जाती है, सारी चीज़ें की जाती है। ये संभव क्रियाएँ सारी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से की जाती है। इंडिया में डाटाज एंड इंफॉर्मेशन की प्राप्ति एवं कलेक्शन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम या NNRMS और नेचुरल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ NRIS की स्थापना किया गया था। यानी अपने दो ये सेंटर बने हुए थे, यानी NNRMS और NRIS। इन दोनों की फुल फॉर्म आपके क्या है,
एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, न्यू टाइप के अंदर फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ये अपने को बढ़िया तरीके से कवर करना है। इसके बाद में NNRMS का गठन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर स्थापित है। यानी NNRMS का जो सेंटर है वो बेंगलोर के अंदर स्थित है। इसके बाद में इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO इसरो को बनाया गया रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्वाइव कंट्रीज़ या RRSSCS की भी गठन किया गया। इसके बाद में देखो 2 सेंटर बने थे, NRIS और NNRMS। यानी NNRMS जो था वो बेंगलोर के अंदर स्थित था। इसके बाद में इसरो भी है। इसरो का गठन होने के बाद में क्या हुआ था, जो रिमोट सेंसिंग का है उसका सर्वाइव सेंटर या RRSSCS का गठन किया गया था। इसके बाद में अपनी बात करें जो अतः नेशनल नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा संसाधनों के प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण हो गया। यानी इनके बाद में अपने क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल मैनेजमेंट है उसके रिसोर्सेस में संसाधनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसरो द्वारा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को विकसित किया गया ताकि डाटाबेस एंड इंफॉर्मेशन को संगठित रूप से कलेक्शन किया जा सके। यानी अपने कह सकते हैं इनका जो इंडिया है अपना, इसके अंदर रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट के हिसाब से विकसित किया गया था। जो सैटेलाइट क्या करती है, डाटा को कलेक्शन करने में, उसका इंफॉर्मेशन देने में क्या है, बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। यानी अपने कह सकते हैं जो कलेक्शन करता है जितना भी वो क्या कर लेता है, वो सब चीज़ें क्या है इसके माध्यम से ही संभव मानी जाती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो एडवांटेज ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन है। यानी अपने कह सकते हैं जो जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसके एडवांटेज क्या हैं। तो मुख्यतः एडवांटेज जितने भी हैं वो मैं बता रहा हूँ। समय और लागत प्रभावी तरीके से भूस्थानिक डाटा प्राप्त कर सकते हैं। यानी अपने कह सकते हैं जो अपनी भूमि है उसका अपना डाटा कलेक्शन कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। इसके बाद में अपने बात करें, यह किसी क्षेत्र को बिना खराब और नष्ट किए उसका डाटा एकत्रित करने की मदद करता है। देखो ऊपर से हवाई सिस्टम से अगर कोई भी चीज़ अपने संभव करेंगे तो उससे क्या है, किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होगा, उस चीज़ में मदद करता है। यह बहुमापदंड विश्लेषणों के आधार पर घटनाओं परिणामों की भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करता है। यानी अपने कह सकते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का अगर अपने कोई चीज़ होने वाली है, घटना होने वाली है, उस घटना के बारे में इस चीज़ को ये पहले ही विश्लेषण में ले लेता है और इस चीज़ को अपने सहायता प्रदान करता है, या उस चीज़ को अपने कह सकते हैं एक प्रकार से ये जो सैटेलाइट सिस्टम होते हैं ये भविष्यवाणी के रूप में काम करते हैं। जैसे अपने कह सकते हैं जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए 3 प्रकार होते हैं, शॉर्ट रेंज वाला, फिर मीडियम रेंज वाला, फिर लॉन्ग रेंज वाला। तो ये जो हैं क्या कर देते हैं, मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं। यानी अपने कह सकते हैं कि जो शॉर्ट रेंज वाले यंत्र हैं वो पहले 2-3 दिन के बारे में बताते हैं, फिर जो मीडियम साइज़ के होते हैं वो 3 से 10 दिन के अंदर जो चीज़ें होने वाली है, बारिश होने वाली है, ओलावृष्टि होने वाली है, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद में जो लॉन्ग टर्म सिस्टम होता है पूर्वानुमान का, वो क्या बताता है कि जी 10 से ऊपर डेज के अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी 10 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में अपने को बता देता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे पूर्वानुमान भी एक प्रकार से क्या है अपने उसी के हिसाब से ये सैटेलाइट से सिस्टम जो है वो सब चीज़ें क्या कर लेता है, अपने को पहले ही व्यापक रूप से बता देता है। इसके बाद में यह किसी समस्या के लिए एक व्यापक समाधान बनाने में मदद करता है। देखो कोई भी समस्या है उसका समाधान भी कंप्यूटर क्या करता है, सैटेलाइट के माध्यम से उस समस्या का भी समाधान के बारे में व्यापक रूप से बताता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करूँ, यह नियोजक कार्यनीतियों में सहायता करता है। ठीक है, ये अपने क्या कर कैस अपने इस भाषा को कह सकते हैं कि ये नियोजन कार्यनीतियों, यानी कोई भी वर्क करना है उसकी पहले प्लान करना है, कोई चीज़ के बारे में निरीक्षण करना है, उसका प्लान कैसे किया जाता है, उस चीज़ को अपने इसके अंदर रख सकते हैं। इसके बाद में
यह किसी की दी गई स्थिति और इसके परिणामों के तहत परिदृश्यों को देखने में मदद करता है। यानी अपने किसी भी चीज़ का अगर कलेक्शन किया है और उस चीज़ को अपने बढ़िया तरीके से उस परिणामों को देख सकते हैं, उस देखने की मदद भी ये चीज़ करता है। यह जवाब दे सकता है कि कहाँ, कब और क्या और क्यों परिदृश्य किया जाना है। यानी अपने कह सकते हैं कि इसके अपने रिमोट सेंसिंग के हिसाब से अगर देखें, जीपीएस के हिसाब से देखें, जीआईएस के हिसाब से देखें, तो ये सारी टेक्नोलॉजी हैं और इन टेक्नोलॉजी से अपने सब प्रकार की टेक्निक्स के बारे में अपने बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। यानी अपने कह सकते हैं कि जी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अपने निरीक्षण करके उसका संभव प्रकार से अपने बात कर सकते हैं। इसके बाद में अपने रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे और रिमोट सेंसिंग जो है वो क्वेश्चन 15 नंबर में आपको हर हालात में मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, 15 नंबर में ये क्वेश्चन आपको हर हालात में मिलेगा। अब अपने बात करें रिमोट सेंसिंग की। जो रिमोट सेंसिंग है मैंने पहले ही बताया था कि जो कोई भी चीज़ है उसको बिना संपर्क में किए हुए उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग का एक प्रकार माना जाता है। यानी अपने कह सकते हैं किसी पर वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आए बिना भौतिक रूप से किसी वस्तु या उसके बारे में सूचना प्रदान करना एक प्रकार से आर्ट और साइंस से माना जाता है। अपने कह सकते हैं कि जी जो रिमोट सेंसिंग है वो किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के बिना संपर्क के ये क्या कर लेता है, हवाई सिस्टम से ही उस वस्तु का या उस लैंड का या उस लैंड के अंदर जो डिजीज़ हैं या उस डिजीज़ के कोई निर्धारण करना है, पॉइंट आउट करना है उस चीज़ को, तो वो सारी चीज़ें रिमोट सेंसिंग से संभव मानी जाती है। इसके बाद में बात करें, जो डाटा का कलेक्शन कई रूपों में हो सकता है, जैसे चेंजेस, ठीक है, इंटो साउंड्स वेव, चेंजेस इंटो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इस प्रकार के जो विद्युत प्रबंधीय ऊर्जा वितरण हैं में अपने इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। यानी ये कई रूपों के अंदर अपने को इस चीज़ में मतलब सुना के भी अपने को इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, दिखा के भी कर सकता है। जैसे इस प्रकार के जो सिस्टम है अपने को इस प्रकार से ये संभव क्रियाएं सब चीज़ें करता है, परिदर्शित करता है। फिर है डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स के हिसाब से, वैज्ञानिक के हिसाब से देखें तो रिमोट साइंस का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में बिना शारीरिक संपर्क के जानकारी प्राप्त करना। यानी मैंने पहले डिफाइन किया था इस चीज़ को कि किसी भी वस्तु का बिना व्यक्ति के संबंध में बिना शारीरिक संपर्क के, यानी उस चीज़ को बिना छुए हुए अपने किसी चीज़ को उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उस चीज़ को रिमोट सेंसिंग का नाम दिया जाता है। जो रिमोट सेंसिंग किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने की एक विज्ञान और कला मानी जाती है, जो किसी यंत्र द्वारा अर्जित डाटा के एनालिसिस के माध्यम से होता है। ठीक है, ये अपने कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है उसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है तो उसको अपने कह सकते हैं कि बिना संपर्क किए हुए उस चीज़ का निर्धारण करना, वो एक प्रकार से विज्ञान और कला या अपने कह सकते हैं साइंस और आर्ट मानी जाती है। इसके बाद में अपने इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो रिमोट सेंसिंग है उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण एक सरफेस पर गिरता है तो इसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि कुछ सरफेस के माध्यम से प्रेषित होती है, उसके बाकी परिलक्षित होती है। जैसे अपने कह सकते हैं इसकी कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊपर से गिरती हैं, वो सरफेस में गिरती है तो उसके बारे में निर्धारण कर लेती है। ये इसका सिस्टम है माना जाता है। इसके बाद में अपने बात करें जैसे विशिष्ट उपकरणों और सरफेस का इस्तेमाल किए पहचानने और अंतर करने के लिए किया जाता है। यानी अपने कह सकते हैं किसी भी
सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस चीज़ को, उपकरणों के माध्यम से इसको बढ़िया तरीके से अपने इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। इसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेस एंड वैश्विक गतिविधियों के मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड के कई हिस्सों में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है। यानी कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, सैटेलाइट्स के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद में अपने रिमोट सेंसिंग की दो कैटेगरीज मानी जाती है। एक कैटेगरीज है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, एक होता है एरियल फोटोग्राफी। यानी अपने कह सकते हैं सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफी। पहले अपने सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। सैटेलाइट भू-स्थिर होता है, हो सकती है, या ध्रुवीय कक्षा साथ सूर्य समाकलित होता है। इसके बाद में लैंडसैट श्रृंखला के उपग्रहों की पुनरावर्ती अवधि 16 से 18 डेज की है, जबकि IRS सैटेलाइट्स में यह 22 डेज की है। यानी ये एक प्रकार से इसके सैटेलाइट्स के पार्ट्स हैं जो क्या कर लेते हैं, उनकी पुनरावर्ती 16 से 18 डेज की है, और जबकि IRS सैटेलाइट में 22 डेज की होती है। सेंसर लगे होते हैं, सेंसर के माध्यम से हर चीज़ को डिफाइन किया जाता है। डिवाइस लगी होती है जिसका यूज़ प्रेक्षण करने और सैटेलाइट को प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करने के लिए तथा पृथ्वी की सरफेस के विशाल क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। अपने कह सकते हैं जो रिमोट सेंसिंग है उसके बारे में, उस रिमोट सेंसिंग के अंदर सेंसर और डिवाइस है, और डिवाइस के माध्यम से किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में अपने सैटेलाइट से निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो अपने इसके एडवांटेज क्या हैं, ये मोस्ट हैं, 4 नंबर में भी आ सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग के एडवांटेज जो हैं, एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया से अप टू डाटा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अपने कह सकते हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, या अपने किसी भी भूमि का एरिया अगर देखना है, किसी चीज़ को नापना है, उस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ के बारे में अगर निरीक्षण करना है तो ये क्या कर लेता है, उसकी सूचना अपने को प्रदान करता है। इसके बाद में यह एंटार्क्टिका अमेजोनिया से डाटा प्राप्त करने की केवल एक पर्सनल मेथड माना जाता है। इसके बाद में स्मॉल स्केल्स पर क्षेत्रीय घटना जो ज़मीन से अदृश्य होती है को इसके द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म सैटेलाइट सिस्टम लगे होते हैं जो अपने कह सकते हैं जो चीज़ें अदृश्य होती है उन चीज़ों को भी अपने इनको देख सकते हैं। इसके बाद में यह आधारभूत मानचित्र निर्माण की सस्ती व तेज विधि मानी जाती है। यानी इस विधि से अपने क्या कर सकते हैं, मानचित्र बना सकते हैं। यानी इसको कह सकते हैं एक प्रकार से अपने मैप के रूप में दर्शा सकते हैं। रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन अनेकों प्रकार के फिनोलॉजिकल, आर्थिक और भू प्रबंधन से पहचाना जाता है। यानी अपन कह सकते हैं ये बहुत सारी अपने जैसे जितनी भी एग्रीकल्चर के अंदर एप्लीकेशन होती है और उसके अंदर जितने भी अपने उसको चीज़ के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो जितनी भी जानकारी प्राप्त करनी है उसके हिसाब से ये काम करता है, जो एक साथ निश्चित करते हैं कि रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर फील्ड में निगरानी करने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अपने कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो सिस्टम है अपना, उसके अंदर रिमोट सेंसिंग का क्या पार्ट है। तो रिमोट सेंसिंग जो एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर क्या है, डिजीज़ के बारे में कंट्रोल कर सकता है, डिजीज़ के बारे में बता सकता है, इसके बारे में इरिगेशन को बता सकता है, इंसेक्ट को बता सकता है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ को निर्धारण करके अपने को एक मैप के रूप में उस चीज़ को दर्शा देता है, तो अपने आसानी हो जाती है। फ्यूचर में भी करती हैं, इसके बारे में अपने देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है उसके बारे में भी रिमोट सेंसिंग काम करता है। यानी अपने कह सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ होने वाली है उसके बारे में ये निर्धारण कर लेता है कि अब डिजीज़ आने वाला है क्रॉप के अंदर, अब ये होने वाला है, इसके बारे में भी डिजीज़ के बारे में हो गया, इरिगेशन के बारे में हो गया, हर चीज़ को ये कंट्रोल करती है, रिपोर्ट करती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो अपना एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग में एप्लीकेशन निम्नलिखित हैं।
यानी साइंटिफिक एप्लीकेशन कौन सी है, सभी प्रकार के प्लांट्स इंडिकेज हैं युक्त फसल विज्ञान मानी जाती है। जैसे अपने कह सकते हैं एक प्रकार से एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी भी इसमें कंप्लीट से कवर करता है। ये एग्रीकल्चर इकोलॉजी करता है, जियोग्राफिकल चेंज करता है और हाइड्रोलॉजिकल जल विज्ञान के बारे में भी डिफाइन कर लेता है ये। यानी ये किस किस क्षेत्र के अंदर साइंटिफिक तरीके से काम आता है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। जैसे अपने मौसम विभाग के बारे में बता दिया, इकोसिस्टम के बारे में बता दिया, जियोग्राफी के बारे में बता दिया, हाइड्रोलॉजी के बारे में बता दिया, सोइल सरफेस एवं क्लाइमेट साइंस को भी बता दिया, सोइल साइंस के बारे में भी बता दिया, लोकल इकोसिस्टम के बारे में भी बताता है, बॉटनी और फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ये काम है आता है, फॉरेस्ट्री के अंदर ये सबसे ज़्यादा मुख्य माना जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसके अंदर अपने निरीक्षण करते हैं तो अपने कह सकते हैं एक प्रकार से जहाँ इंस्पेक्शन करना है अपने किसी चीज़ का, उसके बारे में जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो अपने को सबसे ज़्यादा क्या है ये भूमिका निभाता है कहाँ पे, जो अपना पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में अपने बात करें जो मैनेजमेंट एप्लीकेशन है वो किस किस रूप में है, तो वो फील्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन और क्रॉप डिसएडवांटेज, यानी मैनेजमेंट फील्ड इकोसिस्टम हो गया और आकलन करता है किस चीज़ का, प्रोडक्शन का। इसके बाद में क्रॉप डिसएडवांटेज देखें तो क्रॉप क्लासिफिकेशन, डिस्कवर्ड क्रॉप, इसके बारे में अपने को, और लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंड यूज एंड एलोवेशन। ठीक है, इसके बाद में फील्ड के अंदर एक और चीज़ देखें क्रॉप कंडीशंस के बारे में। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स द्वारा संतोषजनक उपलब्धि हुई है। बहुत बढ़िया चीज़, रिमोट सेंसिंग इंडिया के अंदर भी ये कंट्रोल सिस्टम चल रहा है। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो अपने फसलों के अंदर काम आती है। जैसे रिमोट सेंसिंग की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स द्वारा संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त हुई है। जैसे फसल उत्पादन पूर्वानुमान, फसल का उत्पादन कितना होगा ये पहले ही डिसाइड हो जाता है। मृदा मानचित्र, मृदा का जो मानचित्र है वो बता देता है। खराब मृदा का मानचित्र बता देता है। भूमि प्रयोग एवं आवरण मानचित्र भी बताता है। सतही जल साधनों की निगरानी रखना, जो जल के अंदर समुद्रों के अंदर जो जल संसाधन रखे हुए हैं और जो संसाधन चल रहे हैं उनके बारे में निगरानी रखना। शुष्क क्षेत्रों की निगरानी एवं निर्धारण करना, यानी जो शुष्क क्षेत्र हैं उनकी निगरानी एवं निर्धारण करता है। बाढ़ क्षेत्रों का मानचित्र एवं हानि निर्धारण भी करता है। भौम जल खोज, यानी भूमि के अंदर जल की खोज के बारे में ये भी पता लगाता है। यानी सैटेलाइट सिस्टम है तो ये क्या करेगा, भूमि के अंदर जल का पता लगाएगा, मृदा मानचित्र के बारे में बताएगा, फसल उत्पादन के पूर्वानुमान को भी बताएगा, मृदा खराब है उसके बारे में भी बताएगा, मृदा का मानचित्र भी बताएगा। ये सारी चीज़ें रिमोट के सेंसिंग के अंदर आती है। इसके बाद में जो अपने कह सकते हैं चलो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसके बारे में जो सर्वे होता है एग्रीकल्चर का, रिमोट सेंसिंग का, टेक्निक्स का जो प्रयोग कैसे होएगा, ये प्रयोग के बारे में डिसाइड सिस्टम अपने को धीरे धीरे आराम से मैं बताऊंगा। तो अपने इस वीडियो को यहीं पुश करते हैं क्योंकि लॉन्ग बनने के बाद में ये यूट्यूब चैनल के अंदर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है चढ़ने के लिए, क्योंकि ये एप्लीकेशंस के हिसाब से बनाई हुई है। और ये थ्योरिकल इसलिए बना रहा हूँ मैं आपके लिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये थ्योरिकल ही पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा है। इसको अपने क्रॉप के हिसाब से या कोई और मेन टॉपिक के हिसाब से अपने देखें तो उसको बोर्ड के ऊपर डिफाइन मुश्किल से होगा। इस वजह से इसको थ्योरी ज़्यादा होने के कारण इसको मैं थ्योरिकल रूप में ही करवा देता हूँ आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एक नोट्स के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। साथ साथ में अगर नोट्स बनाते रहो तो कोई दिक्कत नहीं, ये नोट्स ही बनाया हुआ है, इस नोट्स को आप कवर कर लोगे तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत
कम मात्रा में इधर उधर बुकों के अंदर सारे ये टॉपिक एक जगह नहीं मिलेंगे, बुकों के अंदर एक जगह नहीं मिलेंगे तो आपकी समस्या होगी। अब ये एक जगह किए हुए हैं तो मैं इस चीज़ को आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ बढ़िया तरीके से, तो आपको आसानी हो जाएगी बढ़िया तरीके से। तो वीडियो को सुनने से बेटर है आप अगर इसको रिटर्न मारना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके सीधा आप रिटर्न कर लो, ताकि आपके पास नोट्स बन जाए। उस नोट्स को आप बढ़िया तरीके से 2 बार पढ़ लो तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एग्रीकल्चर का जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स है उसके प्रयोग वगैरह देखेंगे। तो धन्यवाद। ओके।